मैं ज्ञानेश पांडे, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर, कक्षा 11वीं के आप सभी छात्रों का भौतिक विज्ञान की इस वीडियो ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम अध्याय कणों के निकाय तथा घूर्णी गति के 5वें भाग का अध्ययन करेंगे और इसके अंतर्गत हम जड़त्व आघूर्ण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रमेयों को समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों, आपको स्मरण होगा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको दृढ़ पिंडों के संतुलन, जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा, गुरुत्व केंद्र के बारे में समझाने का प्रयास किया था। तो उसी कड़ी में आज हम जड़त्व आघूर्ण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रमेयों को समझने का प्रयास करने जा रहे हैं और उसके अंतर्गत आइए हम देखें कि समांतर अक्षों का प्रमेय क्या होता है। मैं आपको बता दूं कि समांतर अक्षों के प्रमेय के अनुसार किसी पिंड का किसी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उस पिंड के द्रव्यमान केंद्र से जाने वाली समांतर अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण तथा पिंड के द्रव्यमान व दोनों अक्षों के बीच की लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। अर्थात I बराबर ICM प्लस MA²। यहाँ पर ICM पिंड के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः उसका जड़त्व आघूर्ण है, कैपिटल M संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान है और स्मॉल a दोनों समांतर अक्षों के बीच की दूरी है। आइए जरा इस प्रमेय को हम निगमित करने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए हम एक समतल पटल की परिकल्पना कर रहे हैं और आप देख रहे हैं चित्र में कि इस पटल का द्रव्यमान केंद्र कहाँ पर स्थित है, बिंदु C पर स्थित है। इससे होकर गुजरने वाली अक्ष को हमने EF नाम दिया है और इससे स्मॉल r दूरी पर पिंड का कोई कण है जिसको हमने नाम दिया है कैपिटल P से और इसकी दूरी अक्ष EF से स्मॉल r के बराबर मानी जा रही है। पुनः अब इस अक्ष EF के समांतर एक दूसरा अक्ष बनाया गया है जिसको नाम दिया गया है AB और दोनों समांतर अक्षों के बीच की दूरी स्मॉल a ली गई है। तो परिभाषा के अनुसार अक्ष AB के परितः इस पटल का जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा I बराबर समेशन M R प्लस A का स्क्वायर। इसे हम हल करें तो लिख सकते हैं अथवा I बराबर समेशन M R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR। अथवा इस समीकरण को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं I बराबर समेशन MR स्क्वायर प्लस समेशन MA स्क्वायर प्लस समेशन 2MAR। अब इस समीकरण को यदि हम थोड़ा रीअरेंज करते हैं तो इस समीकरण का स्वरूप कुछ इस प्रकार से हो जाएगा अथवा I बराबर समेशन MR स्क्वायर प्लस A स्क्वायर समेशन M प्लस 2A समेशन MR। जरा इस समीकरण को आप ध्यान से देखें। यहाँ I बराबर कितने के हमें प्राप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा ICM प्लस कैपिटल MA स्क्वायर प्लस 0। कहाँ से यह समीकरण हमें प्राप्त हो रहा है तो आप देखें समेशन MR स्क्वायर क्या है ये, यह पटल के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के
परितः उसका जड़त्व आघूर्ण है, जड़त्व आघूर्ण है। और इसे हम किस प्रकार से डिनोट करेंगे? इसे हम ICM से डिनोट कर रहे हैं। पुनः आप समीकरण में देखें, समेशन यम क्या है? समेशन यम बराबर हो जाएगा कैपिटल M के, यह क्या है? संपूर्ण पटल का द्रव्यमान है, द्रव्यमान है। पुनः आप समीकरण में देखें तो हम पा रहे हैं कि समीकरण में समेशन यम आर बराबर 0 होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी पटल के समस्त कणों का पटल के द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाली अक्ष के परितः आघूर्णों का योग 0 होता है। तो यदि हम इन मानों को समीकरण में रखते हैं तो हमें समीकरण का स्वरूप क्या मिल रहा है? I बराबर ICM प्लस यम ए स्क्वायर प्लस 0 के, अथवा इस समीकरण को आप इस प्रकार लिख सकते हैं, I बराबर ICM प्लस एम ए स्क्वायर। और यही समांतर अक्षों का प्रमेय है। तो इस प्रकार से समांतर अक्षों को हम सिद्ध कर पा रहे हैं। यहाँ पर एक उल्लेखनीय बिंदु हमारे समक्ष ये हो रही है कि किसी भी पिंड का उसके द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण न्यूनतम होता है। तो इस निष्कर्ष को भी यहाँ पर हम प्राप्त कर पा रहे हैं। बच्चों, समांतर अक्षों के प्रमेय को समझने के बाद आइए अब हम लंबवत अक्ष के प्रमेय को समझने का प्रयास करते हैं। लंबवत अक्षों का प्रमेय, इसे कहते हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। लंबवत अक्षों के प्रमेय के अनुसार किसी समतल पटल का उसके तल में ली गई दो परस्पर लंबवत अक्षों OX तथा OY के परितः जड़त्व आघूर्णों का योग इन अक्षों के कटान बिंदु O से जाने वाली तथा पटल के तल के लंबवत अक्ष OZ के परितः जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। अर्थात IZ बराबर होगा किसके? IX प्लस IY। लंबवत अक्षों के प्रमेय को सिद्ध करने के लिए आप देखें, हमने चित्र में एक पटल लिया हुआ है जिसके तल में दो परस्पर लंबवत अक्षें OX तथा OY ली गई हैं। अक्ष OZ पटल के तल के अभिलंबवत दिशा में है तथा यह अक्ष OX तथा OY के कटान बिंदु O से होकर के गुजरता है। यदि चित्र में आप देखें तो परिभाषा के अनुसार अक्ष OZ के परितः पटल का जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा IZ बराबर समेशन यम आर स्क्वायर के। अब जरा इस चित्र को आप ध्यान से देखें तो हम पाएंगे परंतु आर स्क्वायर बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। यहाँ पर यक्स क्या है? यक्स अक्ष ओ वाई से कण P की दूरी है तथा y क्या है? तो y अक्ष OX से कण की
दूरी है। अब यदि इस मान को हम समीकरण में रख देते हैं तो इसका स्वरूप हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा, अथवा आई जेड बराबर समेशन यम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस समीकरण को जब हम हल करेंगे तो इसे लिख सकते हैं, अथवा आई जेड बराबर समेशन यम एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एम वाई स्क्वायर के। यहाँ आप ध्यान दें कि यहाँ समेशन यम एक्स स्क्वायर ये बराबर होगा आई वाई के। यह क्या है? यह पटल के वाई अक्ष के परितः पटल का जड़त्व आघूर्ण है, तथा समेशन एम वाई स्क्वायर ये बराबर है आई एक्स के। यह क्या है? यह यक्स अक्ष के परितः पटल का जड़त्व आघूर्ण है। अब यदि हम इन मानों को समीकरण में रख देते हैं तो इस समीकरण का स्वरूप कुछ इस प्रकार से हमें मिलेगा, अथवा आई जेड बराबर आई वाई प्लस आई एक्स के। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अथवा आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यही लंबवत अक्षों का प्रमेय है। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने जड़त्व आघूर्ण से संबंधित दो महत्वपूर्ण प्रमेयों को निगमित किया। पहला समांतर अक्षों का प्रमेय और दूसरा लंबवत अक्षों का प्रमेय। इसी कड़ी में बच्चों आइए अब हम घूर्णन गति के समीकरणों को निगमित करने का प्रयास करते हैं। तो आप हेडिंग लिखेंगे घूर्णन गति के समीकरण। घूर्णन गति के समीकरण। जैसा कि पूर्व के चैप्टर में आपको बताया गया है कि रेखीय गति के 3 समीकरण हैं। कौन कौन से हैं वो 3 समीकरण? तो ये पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, और दूसरा है यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। जब हम घूर्णन गति की बात करेंगे तो घूर्णन गति में आप देखें रेखीय त्वरण के स्थान पर हमें कोणीय त्वरण रखना होगा। पुनः आप देखें प्रारंभिक रेखीय वेग के स्थान पर हम प्रारंभिक कोणीय वेग रखेंगे जिसको हम ओमेगा 0 से प्रदर्शित करेंगे। अंतिम रेखीय वेग v के स्थान पर हम अंतिम कोणीय वेग रखेंगे जिसे हम ओमेगा से प्रदर्शित करेंगे, तथा रेखीय विस्थापन के स्थान पर हम थीटा रखेंगे जो कि यहाँ पर कोणीय विस्थापन को प्रदर्शित करेगा। तो बच्चों आइए हम घूर्णन गति के प्रथम समीकरण को निगमित करने का प्रयास करते हैं। प्रथम समीकरण। बच्चों हम जानते हैं कि कोणीय त्वरण की परिभाषा कहता है कि अल्फा बराबर डी ओमेगा बटा डी टी, अर्थात कोणीय त्वरण क्या है? कोणीय वेग का समय के साथ परिवर्तन दर है। इस समीकरण को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, अथवा डी ओमेगा बराबर अल्फा डी टी।
अब यदि हम दोनों ही पक्षों को समाकलित कर देते हैं तो हमें मिलता है अथवा इंटीग्रेशन डी ओमेगा बराबर इंटीग्रेशन अल्फा डी टी। प्रारंभ में जब समय शून्य है तो उस समय कोणीय वेग के प्रारंभिक मान को ओमेगा 0 माना गया है, और जब समय अंत में t हो गया है तो उस समय अंतिम कोणीय वेग को यहाँ पर ओमेगा माना गया है। अब इस समीकरण को हम कुछ इस प्रकार से हल कर सकते हैं, अथवा डी ओमेगा का इंटीग्रेशन हो जाएगा ओमेगा, और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, ओमेगा 0 से ओमेगा तक, बराबर हम अल्फा को इंटीग्रेशन टर्म से बाहर कर रहे हैं तो ये हो गया अल्फा 0 टू टी टी टी। अब लिमिट को हम किस प्रकार से हल करते हैं तो देखिए, पहले हम अपर लिमिट रखेंगे और फिर हम लोअर लिमिट रखेंगे और उन्हें एक दूसरे में से घटा देंगे। ये लिमिट को हल करने का तरीका है। यह हो गया अथवा ओमेगा माइनस ओमेगा 0 बराबर हो गया अल्फा dt का इंटीग्रेशन हो गया t, और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से t तक है। और हल करिए, ये हो जाएगा अथवा ओमेगा माइनस ओमेगा 0 बराबर अल्फा t माइनस 0 के, अथवा आप लिख सकते हैं ओमेगा माइनस ओमेगा 0 बराबर अल्फा t के। इसको कुछ इस प्रकार से लिख लीजिए, अथवा ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फा t। ध्यान दीजिएगा, यह घूर्णन गति का प्रथम समीकरण है, है। तो इस प्रकार से घूर्णन गति के प्रथम समीकरण को हमने निगमित किया। इसी क्रम में आइए अब हम घूर्णन गति के द्वितीय समीकरण को निगमित करने का प्रयास करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि घूर्णन गति का द्वितीय समीकरण क्या है। द्वितीय समीकरण बच्चों, यहाँ पर हम कोणीय वेग के परिभाषा का इस्तेमाल करेंगे, जो कि कहता है कि कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन के समय के सापेक्ष परिवर्तन दर के। तो ओमेगा बराबर हो जाता है डी थीटा बटा डी टी के। इस समीकरण को आप कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, अथवा डी थीटा बराबर ओमेगा डी टी। अब यहाँ पर यदि हम प्रथम समीकरण का इस्तेमाल करें तो ओमेगा के स्थान पर हम लिख सकते हैं ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। ये हो गया अथवा डी थीटा बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी डी टी। अब यदि हम इस समीकरण के दोनों पक्षों को समाकलित कर दें तो यह कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, अथवा इंटीग्रेशन डी थीटा बराबर इंटीग्रेशन ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी, और ये हो गया डी टी। जरा लिमिट पर हम ध्यान दें। प्रारंभ में जब समय शून्य है तो उस समय विस्थापन भी शून्य है, और अंत में जब समय t हो गया है तो उस समय विस्थापन थीटा के बराबर हो गया है। अब इस समीकरण को यदि हम समाकलित करेंगे तो इसका हल कुछ इस प्रकार से होगा। डी थीटा का इंटीग्रेशन हो गया थीटा, इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से थीटा तक है। फिर आप देखें दाहिने पक्ष को, तो ये कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं 0 टू टी ओमेगा 0 टी टी प्लस इंटीग्रेशन 0 से टी, इसे इस प्रकार लिख लीजिए अल्फा टी 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 के। जरा लेफ्ट हैंड साइड के लिमिट को हम सॉल्व करें तो आप पहले अपर लिमिट रखेंगे, फिर लोअर लिमिट रखेंगे और इन्हें एक दूसरे में से घटाएंगे, जैसा कि मैंने आपको लिमिट को सॉल्व करने का तरीका पहले बताया है। तो ये हो जाएगा अथवा थीटा माइनस 0, इधर देखिए बराबर हो गया, ओमेगा 0 को बाहर कर लिया तो इंटीग्रेशन 0 से टी डी टी प्लस अल्फा बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन 0 से टी टी डी टी के बराबर ये मिले।
हल कीजिए इस समीकरण को। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अथवा थीटा बराबर ओमेगा 0, dt का इंटीग्रेशन हो गया t, लिमिट है 0 से t, और यहाँ आप लिख सकते हैं प्लस अल्फा। अब देखें t dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t²/2, इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से t तक। जरा हल करें इनके लिमिट को। ये हो गया अथवा थीटा बराबर ओमेगा 0, यहाँ लिख सकते हैं t-0, प्लस अल्फा, यहाँ आप लिख सकते हैं t² - 0² लिमिट को यहाँ पर हल कर दिया गया। अंततः हम इस समीकरण का स्वरूप कुछ इस प्रकार से पा रहे हैं अथवा थीटा बराबर ओमेगा 0t प्लस हाफ अल्फा t²। और ध्यान दीजिएगा यह घूर्णन गति का द्वितीय समीकरण है। यह घूर्णन गति का द्वितीय समीकरण, यह घूर्णन गति का द्वितीय समीकरण है। इसी क्रम में बच्चों आइए अब हम घूर्णन गति के तृतीय समीकरण को निगमित करने का प्रयास करते हैं। अब हम देखेंगे कि घूर्णन गति का तृतीय समीकरण क्या है। बच्चों अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको घूर्णन गति का प्रथम समीकरण बताया है, जो ये कहता है कि ओमेगा बराबर है ओमेगा 0 प्लस अल्फा। ठीक है, यदि हम इस समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो इसका स्वरूप कुछ इस प्रकार से होगा अथवा ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फा t का होल स्क्वायर। हल कीजिए, ये हो जाएगा अथवा ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा 0 अल्फा t। इसी समीकरण को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं अथवा ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा 0 अल्फा t प्लस अल्फा स्क्वायर t स्क्वायर। इसे हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे अथवा ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा 0 स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 अल्फा को यदि हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा ओमेगा 0 t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म लिखा गया है ओमेगा 0 t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर, यह क्या प्रदर्शित कर रहा है, यह कोणीय विस्थापन को प्रदर्शित कर रहा है, ऐसा घूर्णन गति का द्वितीय समीकरण कहता है। तो इस आधार पे हम लिख सकते हैं अथवा ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, और यह घूर्णन गति का तृतीय समीकरण होगा। आप देखें यह घूर्णन गति का तृतीय समीकरण है। तो बच्चों घूर्णन गति के 3 समीकरण हमें कौन कौन से प्राप्त हुए, आइए जरा सा उनको हम एक स्थान पर लिखने का प्रयास करें। तो पहला समीकरण हमें मिला है ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फा t। दूसरा जो समीकरण है वो कहता है कि थीटा बराबर ओमेगा 0 t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर के, और जो तीसरा समीकरण है वो कहता है कि ओमेगा स्क्वायर बराबर है किसके, ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा के। तो इस प्रकार से घूर्णन गति के 3 समीकरण हमें प्राप्त हुए, और यह समीकरण घूर्णन गति को समझने में हमारे लिए अति आवश्यक साबित होंगे।
तो बच्चों, आज मैंने आपको जड़त्व आघूर्ण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रमेयों को बताया और साथ साथ घूर्णन गति के समीकरणों को भी निगमित करके दिखाया। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे इस लेक्चर को आत्मसात कर पाए होंगे, समझ पाए होंगे और साथ साथ आप अपने नोट्स को भी बनाते चल रहे होंगे। इस चैप्टर के शेष पार्ट को हम अपने अगले लेक्चर में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।